प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज प्लेटो का साम्यवाद टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम। प्लेटो यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक, जिन्होंने अपने आदर्श राज्य के लिए न्याय की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दो शर्तें बताई। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। आज हम साम्यवाद का अध्ययन कर रहे हैं। साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो बातें बतलाता है: राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली व साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का मानना है, शिक्षा से अभिभावक वर्ग, सैनिक व शासक में जो कर्तव्य पालन की भावना व सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं, वो परिवार व संपत्ति के आकर्षण में फंसकर समाप्त हो सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, शुद्धा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले ही दूर करने के लिए साम्यवाद की व्यवस्था करता है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। इसलिए इससे उत्पादक या सेवक वर्ग को दूर रखा गया है, क्योंकि उत्पादक वर्ग शासन से संबंधित नहीं है। तो ये जो कह सकते हैं हम कि साम्यवाद की व्यवस्था है, केवल अभिभावक वर्ग के लिए उन्होंने बताई। उनके राज्य में जो तीन वर्ग हैं, शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग, उसमें से प्रथम दो जो शासक व सैनिक है, उन्हें उन्होंने संरक्षक वर्ग कहा है, उन्हें ही अभिभावक वर्ग उन्होंने कहा है। तो केवल उनके लिए, क्योंकि वो शासन से संबंधित है, इसलिए आवश्यक है कि वो जो है ऐसे किसी आकर्षण से दूर रहें जो उनको भ्रष्ट कर सकता है, जो उनको भेड़िया बना सकता है। प्लेटो की साम्यवाद की अवधारणा मौलिक नहीं है। स्पार्टा में पहले से ही संपत्ति का सामूहिक उपयोग होता था, वह नागरिक सहभोज में भाग लेते थे। एथेंस में भी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। तो जब हम बात करें कि प्लेटो का साम्यवाद मौलिक है, तो मौलिक कतई नहीं है। उनसे पहले भी साम्यवाद अलग अलग रूप में प्रचलन में था। अब साम्यवाद को उन्होंने दो प्रकार में बांटा है। उसमें से प्रथम है संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो द्वारा दो प्रकार के साम्यवाद की बात कही गई है। प्रथम है संपत्ति विषयक साम्यवाद व दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, जिन्हें स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं। इसमें से प्रथम संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के पास उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। उनके पास स्वयं का घर नहीं होगा। सामान्य भोजनालयों में भोजन करना होगा। सिपाहियों की तरह डेरों में रहना होगा। सोने चांदी को छूना भी नहीं चाहिए। उनके पास निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं बल्कि इसका त्याग करना है। तो संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या कहता है कि सारी संपत्ति जो है वो उत्पादक वर्ग के ही हिस्से रहेगी, और इनको, जिनके पास अभिभावक वर्ग है, जिनके पास स्वयं का घर भी नहीं होगा और सिपाहियों की तरह रहेंगे, वो सोना चांदी सारी चीज़ों से, निजी संपत्ति से इनको अलग ही रहना है। अब प्लेटो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? प्लेटो द्वारा संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करने का आधार क्या है? प्रथम, मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो ने आत्मा के तीन गुणों के आधार पर समाज को तीन भागों में बांटा है। विवेक, शौर्य व इंद्रिय तृष्णा के आधार पर शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अभिभावक वर्ग ऐसा कर सके, इसके लिए ज़रूरी है इस वर्ग द्वारा आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उन्होंने जब समाज को तीन भागों में बांटा, तो उन्होंने कहा कि कर्तव्य पालन के लिए ज़रूरी है अभिभावक वर्ग आर्थिक वृत्तियों का त्याग करें। दूसरी बात जो अपने पक्ष में वो कहता है वो है इसका दार्शनिक आधार। अपने विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर भी
प्लेटो इसका समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन्हें शासन करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है उन्हें ऐसे सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए। तो जो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया, जिनके अनुसार समाज के तीनों वर्गों को अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करना चाहिए, यही न्याय होगा और यही उनका कर्तव्य भी बनता है। तो इस काम को, जो शासन का काम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को उनके द्वारा सौंपा गया है, उनमें उनको सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए। तीसरी बात जो अपने पक्ष में कहते हैं कि राजनीतिक व व्यवहारिक आधार, इनके अनुसार शासन की शक्ति उन लोगों के हाथ में हो जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, जैसे दार्शनिक शासक। लेकिन यदि इन्हें धन संग्रह की छूट दे दी जाए तो कर्तव्य से भटक सकते हैं। तो धन संग्रह की अगर छूट दे दी जाए तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। प्लेटो ने राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों को पृथक पृथक रखा है। तो राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का पृथककरण करने से ही प्लेटो एक महान दार्शनिक के रूप में जाना जाएगा, जिनमें हम राज्य में अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो इनके सिद्धांत को अपना ले तो पूर्णतया वो भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हो सकता है। अब इनके जो शिष्य हैं अरस्तु, उनके द्वारा संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना। क्या कहते हैं अरस्तु? यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने व उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इससे समाज की प्रगति होती है। इस साम्यवाद में समाज का विकास रुक जाता है। तो ये कहते हैं प्रत्येक मनुष्य में संपत्ति को इकट्ठा करने की या उसको रखने की या उनमें वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है, उससे समाज का विकास होता है। तो ये दोनों इसमें रुक सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं यह राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देते हैं, उत्पादक वर्ग और अभिभावक वर्ग, जिससे एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। तीसरी बात, यह साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तो व्यक्ति को महत्व नहीं है, संपूर्ण समाज को ही महत्व ये देते हैं। चौथी बात, इससे परोपकार व उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाए। तो परोपकार व उदारता, जब उनके पास संपत्ति नहीं होगी, कुछ देने के लिए होगा ही नहीं, तो वो किसका परोपकार और कैसे करेंगे? तो ये संभावनाएं भी वो नष्ट हो जाती है। पांचवी बात जो कहते हैं अरस्तु कि इससे उदासीनता, अकुशलता व कम उत्पादन के परिणाम उत्पन्न होंगे। इसके अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों के भौतिक निदान है जिसके परिणाम सही नहीं होंगे। तो इसमें उदासीनता आएगी, अकुशलता आएगी, और क्यों काम करेंगे जब उनके पास में कोई परिवार है नहीं या उनको कोई संपत्ति बनाने ही नहीं है। दूसरा साम्यवाद है वह है परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग को निजी संपत्ति के साथ साथ परिवार व स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। परिवार का विचार संपत्ति की धारणा पर आधारित होने के कारण ये साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। तो अगर परिवार ही नहीं होगा तो फिर वो निजी संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपत्ति होगी तो व्यक्ति परिवार बनाने की सोचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी और इनकी संतान भी सबकी समान रूप से होगी। न तो माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे और न संतान अपने माता पिता को। तो बहुत ही अलग तरीके का उनका दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने इसके पक्ष में इस प्रकार तर्क दिए हैं कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर करना या मुक्त करना। तो पता ही नहीं उनको मेरी संतान कौन सी है, या संतान को पता नहीं हमारे माता पिता कौन से हैं, तो पारिवारिक मोह से वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु, तो निजी स्वार्थ नहीं होंगे तो राज्य में स्वतः ही एकता स्थापित होगी। तीसरी बात, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार, जो स्त्रियों को उनसे पूर्व ये समझा जाता था कि वो बच्चों की देखभाल का काम ही कर सकती है, केवल उनका पालन पोषण ही कर सकती है, उससे बाहर निकाल करके इन्होंने उनकी मुक्ति का मार्ग बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही इस अध्ययन में, शिक्षा में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार शासन में भी वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। चौथा, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। उनके अनुसार जो उचित आयु वर्ग है उसके अंदर राज्य के लिए जितने आवश्यक हो उतने ही संतान उत्पत्ति की वहाँ पे उनको इजाज़त जो है देनी चाहिए, और उसमें भी जो स्वस्थ व अच्छे मनुष्य हो उनको ही केवल संतान उत्पत्ति की यहाँ पे इजाज़त देने की बात उनके द्वारा कही गई। अब आगे अरस्तु द्वारा इस परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो
स्त्री पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता। स्त्री और पुरुष में जो अंतर होते हैं उनको केवल ये पालन पोषण तक या रोटी बनाने तक ही सीमित रखता है, जबकि उससे आगे चलकर भी बहुत सारे अंतर है जिनमें ये संभव नहीं है कि एक स्त्री जो है समस्त व्यक्तियों की एक साथ है वो पत्नी हो या सबकी पत्नियां हो। दूसरी बात, पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को ये भुला देता है। तो पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जो उनके बीच में संबंधों की जो पवित्रता होती है, उनको इन्होंने नकार दी है या उनको इन्होंने छोड़ दिया है बिल्कुल, सबको सामूहिक रूप से सबकी पत्नियां ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करके। तीसरी बात, श्रेष्ठ संतति की बात संदेहपूर्ण प्रतीत होती। तो ये आवश्यक नहीं कि उनकी नज़र में जो अच्छे दिखते हो उनसे श्रेष्ठ संतति ही उत्पन्न हो। चौथी बात, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज़्यादा अच्छा है। तो इससे उत्तरदायित्व का भाव आ जाएगा। तो अगर उनका पुत्र, उनको खुद को पता नहीं है हमारा पुत्र कौन सा है, तो उससे उसको फ़ायदा क्या होना है। तो ये कहते हैं अरस्तु कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना ज़्यादा अच्छा है। अभिभावक वर्ग पारिवारिक सुख से वंचित होने पर प्रसन्न नहीं रह पाएगा। तो वो प्रसन्न भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके पास पारिवारिक सुख नहीं। इसमें व्यक्ति को मात्र साधन बना दिया गया है जो उचित नहीं। और अंतिम बात जो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से वंचित रहेगा, ऐसे में कुशल शासक के रूप में कार्य कर सकेगा, इस पर उन्हें संदेह है। तो ये जबकि उसको जो है व्यवहारिक जीवन का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो अच्छे शासक कैसे हो सकते। अब आगे, प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। दोनों में क्या तुलना है, पहले हम समानता देख रहे हैं। दोनों का ही लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था करना है। दोनों ही राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों ही व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। दोनों ही सार्वजनिक या सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। दोनों ही शक्ति व पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। तो दोनों एक जैसा ही लगता है। जहाँ पे राज्य को प्रधानता देने की बात हो, आर्थिक प्रतियोगिता को खत्म करने की बात हो, न्याय की व्यवस्था करने की बात हो या प्रतिद्वंदिता समाप्त करने की बात हो। अब दोनों में क्या फ़र्क है, भेद हैं, तो देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें दोनों में भेद हमें नज़र आता है। प्रथम, प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य आर्थिक है। दूसरी बात, वर्गीय आधार पर भेद। नेटवर्क कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है क्योंकि ये समाज के एक वर्ग पर लागू होता है, दूसरे वर्ग पर लागू नहीं होता है। तीसरी बात, उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं रखता, जबकि आधुनिक जो है साम्यवाद उसके अंदर उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के लिए ही पूरी लड़ाई लड़ी जाती है। चौथी बात जो है वो है राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भेद। आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही सारी शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद दोनों में फ़र्क रखता है। दोनों को अलग अलग करने की बात उसके अंदर कही गई है। पांचवी बात, पारिवारिक साम्यवाद का भेद। स्त्री या परिवार विषयक साम्यवाद जो अवधारणा इनके द्वारा दी गई है उससे आधुनिक साम्यवाद जो है इत्तेफाक नहीं रखता। और अंतिम बात, नगर राज्यों व अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। नगर राज्य की अवधारणा थी प्लेटो के समय में, तो उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने अपना साम्यवाद बनाया, जबकि आज देखें तो जो नगर राज्य थे उनकी बजाय यहाँ पे विशाल राज्यों की अवधारणा है, तो उसमें ये अवधारणा लागू करना संभव ही नहीं है। तो ये थी प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। तो इस प्रकार आज ये था आपके लिए प्लेटो का साम्यवाद। जो प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए, और इसमें संपत्ति विषयक साम्यवाद और उसके समर्थन का आधार, और फिर अरस्तु द्वारा आलोचना, फिर परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद और उनकी अरस्तु द्वारा आलोचना, और फिर दोनों जो साम्यवाद प्लेटो का साम्यवाद व आधुनिक साम्यवाद की तुलना। धन्यवाद।